नमस्कार साथियों। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ, मस्त और तंदुरुस्त होंगे। तो चलिए आज की क्लास में एक नए टॉपिक्स की तरफ बढ़ते हैं, जिसका नाम है हाइपरट्रॉपिक पाइलोरिक स्टेनोसिस। तो इसको पहले मैं मेंशन करना चाहूँगा। हाइपरट्रॉपिक पाइलोरिक स्टेनोसिस। इस बीमारी को समझने से पहले हमें इस शब्द के बारे में अगर कुछ जानकारी हो जाए तो हम इस बीमारी को कुछ हद तक समझ पाएंगे। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे यह 3 शब्द की बीमारी है। यहाँ पे मैं पहले शब्द का मतलब समझना चाहूँगा, हाइपरट्रॉपिक। मैं आपसे पूछना चाहूँगा हाइपरट्रॉपिक का मतलब क्या होता है। जी, बहुत सारे साथी आंसर दे रहे होंगे। इसका सही आंसर है इंक्रीज साइज ऑफ सेल्स। इंक्रीज साइज ऑफ सेल्स। यहां पर देख रहे हैं पाइलोरिक। पाइलोरिक शब्द का क्या तात्पर्य है? पाइलोरिक शब्द को समझने के लिए सबसे पहले हमें स्टमक की पार्ट्स को याद करना होगा। मान के चलिए यह एक स्टमक है और आप सभी साथी समझ पा रहे होंगे कि स्टमक की जो मेनली होती है वह 4 पार्ट्स होती है। मैं जानकारी के लिए बताना चाहूँगा, जहाँ पर ईसोफेगस स्टमक के साथ कनेक्ट होती है उस वाले रीजन को बोलते हैं क्या? बिल्कुल, कार्डियक पार्ट। बात करें स्टमक की इस वाले रीजन जो देख रहे हैं, स्टमक की ये वाले रीजन को, स्टमक की ये वाले रीजन है, इसको बोलते हैं फंडस। बात करें अगले पार्ट्स स्टमक की, इस वाले पार्ट को बोलते हैं, इस वाले रीजन का नाम है, जी बताइए, बॉडी वाले रीजन। लेकिन यहां जहां पर स्टमक की ओपनिंग स्मॉल इंटेस्टाइन की डेड्यूनम वाले पार्ट में होती है उसका नाम है, जी बताइए, पाइलोरस। पाइलोरस। तो आप सभी साथी समझ पा रहे होंगे यहां पर पाइलोरस शब्द जो है आखिर स्टमक की एक पार्ट है और यह बीमारी जहां तक की बात है इस पाइलोरस वाले रीजन से ही रिलेटेड है। बात करें पूरे जीआईटी सिस्टम की, तो पूरे जीआईटी सिस्टम जो होती है मेनली 4 लेयर से मिलके बनी होती है। मैं यहां पे मेंशन करना चाहूंगा, मान के चलिए जीआईटी सिस्टम की सबसे इनर लेयर होती है जिसका नाम है, जी बताइए, म्यूकोसा। इसका नाम है म्यूकोसा। म्यूकोसा की जस्ट बाहर वाली लेयर जिसका नाम है सब म्यूकोसा। सब म्यूकोसा की जस्ट बाहर वाली लेयर उसका नाम है मस्कुलेरिस। और जीआईटी सिस्टम की 4 लेयर में से सबसे बाहरी लेयर जो होती है उसका नाम है सीरोसा। सीरोसा। सबसे अंदर वाली लेयर जिसका नाम है म्यूकोसा। बात करें म्यूकोसा से बाहरी लेयर जिसका नाम है सब म्यूकोसा। बात करें उससे बाहरी लेयर जिसका नाम है मस्कुलेरिस। और सबसे बाहरी लेयर होती है जिसका नाम है, जी बताइए, सीरोसा। बात करें इस बीमारी के अंतर्गत तो दिक्कत है पाइलोरिक रीजन में, और इस बात से बिल्कुल अवगत होंगे, चाहे पाइलोरिक रीजन हो स्टमक की, चाहे बॉडी वाले रीजन हो, चाहे फंडस वाले रीजन हो, चाहे कार्डिक वाले रीजन हो, कहीं ना कहीं यह जीआईटी सिस्टम की पार्ट है।
तो जीआईटी सिस्टम में कहीं ना कहीं यह 4 लेयर इस पाइलोरस वाले रीजन में भी होगा। लेकिन मैं आपको जानकारी के लिए बताना चाहूंगा, यह पाइलोरस वाले रीजन में इसमें से जो 4 लेयर है, उस 4 लेयर में दिक्कतें कहां पे आ रही है। बात करें सिरोसा के अंदर, क्या कोई दिक्कत है? बिल्कुल भी नहीं है। बात करें क्या सब मिकोसा के अंदर कोई दिक्कत है? बिल्कुल भी नहीं है। बात करें मिकोसा के अंदर कोई दिक्कत है? बिल्कुल भी नहीं है। बात करें दिक्कत जो है वह है मस्कुलरिस वाले लेयर में। मैं आपको जानकारी के लिए बताना चाहूंगा, यह मस्कुलरिस वाले जो लेयर होती है, इसकी भी अरेंजमेंट 3 टाइप से होती है। बात करें अंदर की तरफ से, मान के चलिए यह मस्कुलरिस वाले लेयर है, मस्कुलरिस वाले लेयर है, और इसमें से जो मस्कुलर वाले लेयर का जो अरेंजमेंट है अंदर की तरफ, फिर बीच में, और इसमें बाहर की तरफ। तो अंदर की तरफ जो मसल्स वाले लेयर का अरेंजमेंट जो होती है वह होती है ऑब्लिक शेप्ड, वह होती है ऑब्लिक शेप्ड। बात करें मस्कुलर की बीच वाले लेयर, जिसका नाम है, जी बताइए अरेंजमेंट उनका, जी सर्कुलर मसल्स। तो यहां पे अरेंजमेंट जो होती है वह सर्कुलर मसल्स होती है। मसल्स वाले लेयर में भी सबसे बाहर की तरफ जो मसल्स की अरेंजमेंट होती है वह लॉन्गिट्यूडिनल टाइप्स की होती है। बात करें इस बीमारी के अंतर्गत पाइलोरिक रीजन में दिक्कत थी, पाइलोरिक रीजन में भी मस्कुलर वाले लेयर में दिक्कत थी, और मस्कुलर इस बात से भी अवगत है, मस्कुलर जो है वह 3 लेयर में अरेंजमेंट है। क्या सर यह ऑब्लिक वाले जो अरेंजमेंट है क्या इसमें कोई दिक्कत है? जी नहीं, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। सबसे बाहर की तरफ जो लॉन्गिट्यूडिनल अरेंजमेंट है, क्या इसमें कोई दिक्कत है? बिल्कुल भी नहीं है। तो दिक्कत कहां है? दिक्कत है यह सर्कुलर मसल्स में। सर्कुलर मसल्स में हाइपरट्रॉफी हो रही है, और हाइपरट्रॉफी सबसे बिल्कुल अपरिचित है, इंक्रीज साइज ऑफ सेल्स। मान के चलिए यह सर्कुलर वाले मसल्स है, सर्कुलर वाले मसल्स में जो भी सेल्स होगी उसकी सेल्स में साइज में क्या हो रही है? बिल्कुल वृद्धि हो रही है या इंक्रीज हो रही है। बात करें सबसे लास्ट वाली शब्द, जिसका नाम है स्टेनोसिस। स्टेनोसिस के बारे में मैं बताना चाहूंगा। स्टेनोसिस का मतलब होता है नैरोइंग ऑफ द कैनाल। मान के चलिए यह स्टमक है, यह स्टमक की पाइलोरिक वाले रीजन है, पाइलोरिक रीजन के यह जो है यह पाइलोरिक रीजन की कैनाल है। यह रीजन में अगर नैरोइंग आ रही है, इसको बोला जाएगा पाइलोरिक रीजन में स्टेनोसिस। तो इस बात से बिल्कुल सहमत हो गए होंगे कि यह स्टेनोसिस शब्द जो है इसका मतलब है नैरोइंग ऑफ द कैनाल। यहां पर मैं मेंशन करना चाहूंगा स्टेनोसिस। स्टेनोसिस का मतलब होता है नैरोइंग ऑफ द कैनाल। तो इस तीनों शब्द को समझने के बाद इस बीमारी के बारे में कुछ हद तक आपको जानकारी मिल गया होगा कि दिक्कत होने वाली है। स्टमक की जो पाइलोरिक वाले कैनाल है उसमें मसल्स की लेयर में, मस्कुलर्स में भी कौन सी? सर्कुलर मसल्स में। सर्कुलर मसल्स में हाइपरट्रॉफी होने के कारण इसमें क्या हो चुकी है? नैरोइंग हो चुकी है। तो अब देखिए हाइपरट्रॉफी हुआ, हाइपरट्रॉफी होने के कारण धीरे धीरे जो है यह वाले कैनाल जो है वह क्या हो चुकी है? नैरो हो चुकी है। तो इस बीमारी के बारे में मैं लिखना चाहूंगा, हाइपरट्रॉपिक पाइलोरिक स्टेनोसिस के बारे में मैं लिखना चाहूंगा। इन दिस कंडीशंस हाइपरट्रॉपी अकर इन सर्कुलर मसल्स फाइबर ऑफ द पाइलोरिक पार्ट ऑफ द स्टमक। बिल्कुल समझ पा रहे होंगे। तो यहां पर मैं मेंशन करना चाहूंगा, यहां पे मेंशन
करना चाहूंगा, इन दिस कंडीशन, in this condition, in these conditions hypertrophy occur in hypertrophy occur in circular muscles fiber, circular muscles fiber of the pyloric part of stomach, pyloric part of stomach। अब बताइए, हाइपरट्रॉपी हो गई थी, पाइलोरिक वाले जो कैनाल था उसमें हाइपरट्रॉपी हो गई थी, सॉरी सर्कुलर मसल्स में हाइपरट्रॉपी हो गई थी, और हाइपरट्रॉपी होने के कारण यह जो पाइलोरिक वाले कैनाल था वह नैरो हो चुकी थी। तो यहां पर मैं सेकंड पॉइंट लिखना चाहूंगा, ड्यू टू हाइपरट्रॉफी, ड्यू टू हाइपरट्रॉफी, ड्यू टू हाइपरट्रॉफी narrowing of the pyloric canal and it is known as hypertrophic pyloric stenosis। due to hypertrophy, due to hypertrophy canal become narrow and it is known as, and it is known as and it is known as hypertrophic pyloric stenosis, hypertrophic pyloric stenosis। तो जहां तक इस बीमारी के बारे में कुछ आइडिया लग गया होगा कि पाइलोरस वाले जो कैनाल है, पाइलोरस वाले कैनाल में जो मस्कुलर सर्कुलर मसल्स है उसमें हाइपरट्रॉफी होने के कारण पाइलोरिक वाले कैनाल में क्या हो चुकी है, बिल्कुल नैरोइंग हो चुकी है। मैं आपसे पूछना चाहूंगा, इस बीमारी की कोई एग्जैक्ट कॉजेज है क्या? रिसर्च में ऐसा कुछ आया है कि इस बीमारी की जो कुछ एग्जैक्ट कॉजेज, हाइपरट्रॉपिक पाइलोरिक स्टेनोसिस की कुछ एग्जैक्ट कॉजेज हो? जी नहीं, इसकी कोई एग्जैक्ट कॉजेज जो है अभी आइडेंटिफाई नहीं है, इसलिए इसका एग्जैक्ट कॉजेज जो है वह अननोन रखेंगे। तो यहां पर मैं मेंशन करना चाहूंगा, एग्जैक्ट कॉजेज इटियोलॉजी में, इटियोलॉजी में लिखेंगे एग्जैक्ट कॉजेज जो होती है वह क्या होती है? अननोन होती है। तो इस बीमारी के बारे में जहां तक पता चल गया होगा, मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि यह हाइपरट्रॉपिक पाइलोरिक स्टेनोसिस जो है यह एक्वायर्ड है या कॉन्जेनाइटल है? कॉन्जेनाइटल से यहां पर तात्पर्य है कि बच्चे मां के गर्भ से उस बीमारी को लेकर जन्म लेती है या जन्म लेने के बाद यह बच्चे में दिखने को मिलता है। तो मैं जानकारी के लिए बताना चाहूंगा, यह बीमारी जो है जन्म लेने के समय, जब जन्म होती है बच्चे को, उस समय इस बीमारी के बारे में कुछ अता पता नहीं होता है, लेकिन यह बीमारी जो है कुछ दिनों, कुछ हफ्तों या कुछ महीनों के बाद दिखने को मिलती है। तो क्या हम इस बीमारी को यह बोल सकते हैं यह एक्वायर्ड कंडीशंस है? तो बिल्कुल। तो यहां पर लिखेगा, यहां पर लिखेगा इट इज द एक्वायर्ड कंडीशंस, क्योंकि यह बीमारी जो है कुछ दिनों के बाद, कुछ सप्ताहों के बाद या कुछ महीनों में दिखने को मिलती है। बात करें इस बीमारी में असेसमेंट फाइंडिंग हमें क्या क्या दिखने को मिल सकती है?
जी आप सभी साथियों को याद आ रहा होगा, मान के चलिए यह स्टमक है। स्टमक की जो है यह पाइलोरिक वाले रीजन में दिक्कतें हैं। तो मान के चलिए पाइलोरिक वाले रीजन में मस्कुलर लेयर की जो सर्कुलर मसल्स थी उसमें हाइपरट्रॉफी हुई थी, और हाइपरट्रॉफी होने के कारण यह पाइलोरिक रीजन में, बिल्कुल पाइलोरिक रीजन जो है या पाइलोरिक कैनाल जो है वह क्या हो चुकी थी, नैरो हो चुकी थी। मान के चलिए बच्चे ने खाना खाया, खाना खाने के बाद खाना जो है स्टमक में पहुंचा। स्टमक में पहुंचा, ऑब्वियस बात है स्टमक के बाद जो आगे खाना बढ़ेगा वह बढ़ेगा स्मॉल इंटेस्टाइन में। लेकिन स्मॉल इंटेस्टाइन में जाने से पहले और स्टमक की जो लास्ट वाले पाइलोरिक कैनाल है वहां पर हाइपरट्रोफिक होने के कारण यह कैनाल नैरो हो गया है। नैरो होने के कारण बताइए यह खाना जो है क्या यह स्मॉल इंटेस्टाइन में एंट्री कर पाएगा? बिल्कुल बहुत कम या नहीं के बराबर एंट्री कर पाएगा। अपनी शरीर की कैपेबिलिटी क्या होती है कि भैया खाना आगे नहीं बढ़ रही है तो खाना को आगे भेजा जाए। खाना को आगे भेजने के लिए इस स्टमक के अंदर कॉन्ट्रैक्शन हाइपर होगा, मतलब हाइपर कॉन्ट्रैक्शन होगा। हाइपर कॉन्ट्रैक्शन होने के कारण, हाइपर कॉन्ट्रैक्शन होने के कारण फूड जो है आगे की तरफ तो नहीं बढ़ेगा, लेकिन यह फूड जो है या खाना जो है वह फोर्सफुली बाहर की तरफ निकल जाएगा। तो फोर्सफुली बाहर की तरफ वॉमिटिंग होना, दैट कंडीशन इज नॉन एज प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग। तो इस बीमारी के अंतर्गत पहला असेसमेंट फाइंडिंग जो दिखने को मिलती है उसका नाम है क्या जी बताइए? प्रोजेक्टाइल प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग। इस बात से बिल्कुल आप सहमत होंगे कि प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग क्यों हुआ? क्योंकि खाना आगे बढ़ता तो कोई दिक्कतें नहीं आती, खाना आगे बढ़ता तो कोई दिक्कतें नहीं आती, लेकिन खाना आगे बढ़ नहीं सकता। इसका कारण यहां पे है क्योंकि पाइलोरिक क्या हो चुकी है, स्टेनोसिस हो गई है, मतलब पाइलोरिक वाले कैनाल जो हुआ क्या हो चुकी है, नैरो हो चुकी है। आगे नहीं बढ़ी तो हाइपर कॉन्ट्रैक्शन हुआ स्टमक के अंदर, और हाइपर कॉन्ट्रैक्शन के कारण से फूड आगे न बढ़ के फूड जो है वह बाहर की तरफ फोर्सफुली निकल गया। अब बाहर की तरफ फोर्सफुली निकला, इस कंडीशंस को बोलेंगे क्या? प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग। मैं आप सभी साथी से पूछना चाहूंगा, अगर वॉमिटिंग होगी तो क्या डिहाइड्रेशन की कंडीशन होगी? बिल्कुल आप सभी साथी का आंसर आ रहा होगा, बिल्कुल होगी। तो सेकेंड असेसमेंट फाइंडिंग में लिखना चाहूंगा डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन। मैं आप सभी साथी से पूछना चाहूंगा, इस बीमारी में क्या इलेक्ट्रोलाइट इंबैलेंस दिखने को मिलेगी? मान के चलिए यहां पर जो भी गैस्ट्रिक जूस निकला होगा, गैस्ट्रिक जूस खाने से अच्छे प्रकार से मिल गया होगा, खाने आगे बढ़ता तो इलेक्ट्रोलाइट्स भी आगे बढ़ता क्योंकि जूस में इलेक्ट्रोलाइट्स प्रेजेंट है। लेकिन मेन मुद्दा यहां पे है कि खाना आगे नहीं बढ़ के खाना जो है फोर्सफुली बाहर की तरफ निकल जा रहा है। तो खाना बाहर निकलेगा तो साथ साथ बताइए जो गैस्ट्रिक जूस में इलेक्ट्रोलाइट्स है क्या वह बाहर निकलेगी कि नहीं निकलेगी? बिल्कुल निकलेगी। तो यह इलेक्ट्रोलाइट्स भी बाहर की तरफ निकलेगा, और बाहर निकलने के कारण हमारे शरीर में इलेक्ट्रोलाइट्स डिस्टर्बेंस दिखने को मिल सकती है। तो यहां पर अगला असेसमेंट फाइंडिंग लिखना चाहूंगा, इलेक्ट्रोलाइट डिस्टर्बेंस। मैं आप सभी साथी से पूछना चाहूंगा, इस बीमारी के अंतर्गत हाइपरट्रोपिक पाइलोरिक स्टेनोसिस के अंतर्गत हाइपरकैलिमिया या हाइपोकैलिमिया होगी? जी आप सभी जवाब दें।
तो बिल्कुल आपका आंसर आ रहा होगा कि इस बीमारी में जो है हाइपोकैलेमिया दिखने को मिलती है। लेकिन हाइपोकैलेमिया यहां पर मैंने लिखा तो यह इसका हमें लॉजिक भी पता होना चाहिए। तो आप सभी साथी को यह बताना चाहूंगा कि यहां हाइपोकैलेमिया की कंडीशंस क्यों हुई। तो मैं आपको जानकारी के लिए बताना चाहूंगा, अपनी जीआईटी सिस्टम की जितने भी सिक्रीशंस है, चाहे स्टमक के अंदर गैस्ट्रिक जूस है, चाहे इंटेस्टाइन के अंदर इंटेस्टाइनल जूस है, उस वाले जूस में मैक्सिमम अमाउंट में जो इलेक्ट्रोलाइट्स होती है वह होती है क्या? पोटेशियम। आप सभी साथी समझ पा रहे होंगे, यहां पर गैस्ट्रिक जूस होगी, गैस्ट्रिक जूस जो है, गैस्ट्रिक जूस में जो मैक्सिमम इलेक्ट्रोलाइट्स जो होगी वह कौन सी होगी? पोटेशियम होगी। मान के चलिए पेशेंट ने खाना खाया, खाना खा के वह खाना स्टमक में आया, स्टमक में आया, गैस्ट्रिक जूस निकला, गैस्ट्रिक जूस में प्रचुर मात्रा में क्या है? पोटेशियम है। वो क्या है? पोटेशियम है। मान के चलिए यह खाना आगे बढ़ता तो यह पोटेशियम भी आगे बढ़ता और यह स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता और वहां पर पोटेशियम का एब्जॉर्प्शन हो जाता और पोटेशियम की कोई भी डिस्टर्बेंस जनरली देखने को नहीं मिलती। लेकिन यहां पर कंडीशंस क्या है? गैस्ट्रिक जूस में जो भी पोटेशियम निकला वह खाना में जैसे ही मिला, लेकिन खाना आगे तो बढ़ नहीं रहा है और वह खाना जो है फोर्सफुली बाहर की तरफ निकल जा रहा है। जो फोर्सफुली वॉमिटिंग हुआ, प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग हुआ, क्या उस वॉमिटिंग के साथ बताइए क्या पोटेशियम का भी लॉस होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल लॉस होगा। मतलब जो खाना बाहर निकलेगा उसके साथ पोटेशियम भी बाहर निकलेगा और पोटेशियम बाहर निकला तो आगे जो है पोटेशियम ना आगे जाएगी, ना स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन होगी और स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन नहीं होने के कारण कंडीशंस क्या हो जाएगी? हाइपोकैलेमिया। सभी समझ रहे होंगे। आगे बढ़ते गए और अगला सिम्टम्स जो है बात करें, यह पाइलोरिक स्टेनोसिस वाले पेशेंट में जब आप फिजिकल एग्जामिनेशंस कीजिएगा और फिजिकल एग्जामिनेशन में जब आप पाल्पेशन कीजिएगा तो पाल्पेशन करते वक्त हमें ऑलिव सेब मास फील होती है। ऑलिव सेब का हिंदी होता है जैतून का बीज। तो ऑलिव सेब या जैतून के बीज की समान यहां पर मास फील हो रहा है। आखिर मास क्यों है? क्योंकि यहां पर क्या है? मस्कुलर वाले लेयर में क्या है? हाइपरट्रॉपी है। हाइपरट्रॉपी होने के कारण जब हम फिजिकल एग्जामिनेशंस में पाल्पेशन करते हैं तो पाल्पेशंस में जो है हमें कौन सा मास फील होती है? ऑलिव शेप्ड मास फील होती है। तो यहां पे अगला सिम्टम्स लिखना चाहूंगा, ऑलिव शेप्ड मास, ऑलिव शेप्ड मास। आगे बढ़ते चले, बात करें अगला सिम्टम्स। अगला सिम्टम्स या अगला असेसमेंट फाइंडिंग क्या दिखने को मिलेगा? जब आप फिजिकल एग्जामिनेशंस कर रहे हैं, फिजिकल एग्जामिनेशंस करते वक्त हमें विजिबल पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट दिखने को मिलेगा, लेकिन उस पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट का डायरेक्शन जो होगा वह होगा लेफ्ट टू राइट। अब यहां पर बात है कि लेफ्ट टू राइट ही क्यों होगा? इसको समझने के लिए सबसे पहले हमें स्टमक की एनाटॉमिकल लोकेशंस को हमें समझना होगा। तो ध्यान दीजिए, मान के चलिए यह स्टमक है और स्टमक जो है वह लेफ्ट साइड में वह मेनली प्रेजेंट होती है और यह स्टमक की ओपनिंग जो स्मॉल इंटेस्टाइन में होती है वह राइट साइड की तरफ होती है। मान के चलिए यहां पर हाइपरट्रॉपी हुई थी। हाइपरट्रॉपी होने के कारण खाना जो है आगे बढ़ नहीं रहा था। खाना को आगे बढ़ाने के लिए
स्टमक के द्वारा हाइपर कॉन्ट्रैक्शन करवाया गया। हाइपर कॉन्ट्रैक्शन हुआ। हाइपर कॉन्ट्रैक्शन होने के कारण मतलब पेरिस्टालसिस मूवमेंट जो है काफी तेज हुआ। इतना तेज हुआ कि पेरिस्टालसिस मूवमेंट को जब हम फिजिकल एग्जामिनेशन कर रहे होते हैं तो यह पेरिस्टालसिस मूवमेंट जो होती है वह हमें विजिबल हो जाती है। और वह पेरिस्टालसिस की मूवमेंट जो है बिल्कुल लेफ्ट साइड में स्टमक है और इसकी ओपनिंग जो हो रही है वह किधर की तरफ हो रही है, राइट की तरफ हो रही है। तो विजिबल पेरिस्टालसिस मूवमेंट जो हो रही है वह लेफ्ट से राइट की तरफ हो रही है। तो अगला यहां पे असेसमेंट फाइंडिंग मेंशन करना चाहूंगा, विजिबल पेरिस्टालसिस मूवमेंट कहां से किधर, लेफ्ट टू राइट। तो हमें जहां तक आशा है यह असेसमेंट फाइंडिंग समझने में कोई दिक्कत नहीं आई होगी। असेसमेंट फाइंडिंग में चलिए मैं एक बार दोहरा देता हूं, प्रोजेक्टाइल वोमिटिंग है। प्रोजेक्टाइल वोमिटिंग क्यों हुई? क्योंकि आप समझ पा रहे होंगे यह पाइलोरिक वाले जो कैनाल है, पाइलोरिक वाले कैनाल में नायरोइंग हो चुकी है। नायरोइंग होने के कारण जो फूड जो है या खाना जो है वह स्टमक में आया और स्टमक के बाद जो अब स्मॉल इंटेस्टाइन की तरफ बढ़ेगा, लेकिन बढ़ने से पहले ही आगे जो है यह कैनाल क्या है, नायरोइंग है। नायरोइंग होने के कारण यह खाना जो है वह आगे की तरफ नहीं बढ़ पा रहा है। अब अपने शरीर को यह पता चला कि खाना जो है आगे की तरफ नहीं बढ़ पा रहा है, तो अपने शरीर ने क्या किया, इस स्टमक के अंदर हाइपर कॉन्ट्रैक्शन करवाया। हाइपर कॉन्ट्रैक्शन होने के कारण फूड तो आगे नहीं बढ़ेगी क्योंकि यहां पे क्या है, नायरोइंग हो चुकी है। तो यह फूड जो है फोर्सफुली बाहर की तरफ क्या हो जाएगी, वॉमिट हो जाएगी। तो इस कंडीशंस को बोलते हैं क्या, प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग। एक चीज बताइए, अगर वॉमिटिंग हो रही है तो क्या बताइए फ्लूइड का लॉस हो रही है? बिल्कुल हो रही है। और फ्लूइड का लॉस होने के कारण कंडीशंस क्या हो सकती है, डिहाइड्रेशन हो सकती है। मान के चलिए यह स्टमक है, स्टमक में गैस्ट्रिक जूस का सिक्रीशन हुआ होगा। गैस्ट्रिक जूस का सिक्रीशंस में जो है इलेक्ट्रोलाइट्स प्रेजेंट होगी। इलेक्ट्रोलाइट्स आगे की तरफ अगर बढ़ता खाने के साथ तो उसका एब्जॉर्प्शन होता और इलेक्ट्रोलाइट्स में कोई डिस्टर्बेंस दिखने को नहीं मिलती। लेकिन जो इलेक्ट्रोलाइट्स निकला गैस्ट्रिक जूस के साथ वह खाना के साथ फोर्सफुली बाहर निकल जा रही है। खाना के साथ फोर्सफुली बाहर निकलने के कारण बताइए क्या यह इलेक्ट्रोलाइट्स भी बाहर निकलेगी? बिल्कुल निकलेगी। तो क्या इस कंडीशंस में इलेक्ट्रोलाइट्स डिस्टर्बेंस दिखने को मिल सकती है? बिल्कुल मिल सकती है। लेकिन मैं आपको स्पेसिफाई करवाना चाहूंगा, इस बीमारी के अंतर्गत हाइपोकैलेमिया होगा या हाइपरकैलेमिया होगा या हाइपोकैलेमिया। तो आप सभी साथी आंसर दे रहे होंगे इस बीमारी में हाइपोकैलेमिया दिखने को मिलती है, क्योंकि आपको यह बात बिल्कुल पता चल गया होगा कि जितने भी जीआईटी का सिक्रीशंस है उसमें मैक्सिमम अमाउंट में जो इलेक्ट्रोलाइट्स जो होती है वह होती है पोटेशियम। मान के चलिए यह वोमिटिंग हो गया। वोमिटिंग होने के कारण जो इलेक्ट्रोलाइट्स मतलब पोटेशियम बाहर निकली थी वह खाना के साथ बाहर निकल गया। तो बताइए अब पोटेशियम जो बाहर निकल गई वह पोटेशियम ना आगे जाएगा, ना उसका स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन हो पाएगा, और ना एब्जॉर्प्शन होने के कारण, ध्यान दीजिए, ना एब्जॉर्प्शन होने के कारण ब्लड में कम पोटेशियम पहुंचेगी और कंडीशन क्या हो जाएगी, हाइपोकैलेमिया। आप सभी साथी के मन में यह भी आंसर आ रहा होगा या यह सोच रहे होंगे कि सर आपने बताया कि जीआईटी सिस्टम की जितने भी सिक्रीशंस होती है उसमें मैक्सिमम अमाउंट में पोटेशियम होती है, तो सर क्या डिहाइड्रेशन अगर होगा और डिहाइड्रेशन से जो इंटेस्टाइनल जूस
बिल्कुल बाहर निकलेगी, तो क्या उससे भी पोटेशियम का लॉस होगा? जी बिल्कुल। चाहे डिहाइड्रेशन, सॉरी, चाहे डायरिया हो, सॉरी यहां पे मैं डायरिया की एक्सप्लेन करना चाहूंगा। मान के चलिए किसी पेशेंट को डायरिया हो रही है, और डायरिया होने के कारण जो भी इंटेस्टाइनल जूस का सिक्रीशंस हुआ था, इंटेस्टाइनल जूस भी वह डायरिया के साथ कहां निकल गई? बाहर निकलेगी। तो बाहर निकलेगी, और मैक्सिमम अमाउंट में कौन सा इलेक्ट्रोलाइट्स है? पोटेशियम है। तो पोटेशियम बाहर निकली, तो चाहे डायरिया हो चाहे वॉमिटिंग हो, उस कंडीशंस में जो दिखने को मिलेगी वह क्या मिलेगी? हाइपोकैलेमिया। अगला सिम्टम्स मैंने लिखाया था, अगला सिम्टम्स मैंने लिखाया था ऑलिव शेप्ड मास। ऑलिव का मतलब होता है हिंदी में जैतून का बीज। यह हाइपरट्रॉफी होने के कारण जब हम उस बच्चे में, उस पेशेंट में हम फिजिकल एग्जामिनेशंस कर रहे हैं, और फिजिकल एग्जामिनेशन में जब हम पाल्पेशंस कर रहे हैं, पाल्पेशन जब हम करेंगे तो हमें ऑलिव शेप्ड मास फील होने वाली है। अगला सिम्टम्स या असेसमेंट फाइंडिंग है जिसका नाम है विजिबल पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट। लेकिन यह पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट जो होगी वह लेफ्ट से राइट की तरफ होगी। और क्यों हो रही है? क्योंकि खाना आगे की तरफ नहीं बढ़ा, तो स्टमक के अंदर हाइपर कॉन्ट्रैक्शन हुआ, और हाइपर कॉन्ट्रैक्शन इतना ज्यादा हो गया कि जब हम फिजिकल एग्जामिनेशंस कर रहे हैं तो हमें इंस्पेक्शन के समय हमें पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट जो है वह लेफ्ट से राइट दिखने को मिलती है। लेफ्ट से राइट क्यों? क्योंकि एनाटॉमिकल लोकेशन आपको स्टमक को समझनी होगी। स्टमक जो होती है हमारी एब्डोमिनल कैविटी की लेफ्ट साइड में सिचुएटेड होती है, लेकिन स्टमक की जो ओपनिंग आगे की तरफ स्मॉल इंटेस्टाइन में होती है वह राइट साइड की तरफ होती है। तो जब हम इसमें विजिबल पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट दिखेंगे तो वह पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट जो होगी वह लेफ्ट टू राइट होगी। समझ पा रहे होंगे? तो यहां तक बीमारी को समझने में कोई दिक्कत है? बिल्कुल भी नहीं है। तो आप लोग प्लीज नोट डाउन कर लीजिए। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब अगला पोर्शन आ गया क्या? डायग्नोसिस। अच्छा, इस बीमारी में हम क्या क्या डायग्नोसिस कर सकते हैं? जी बिल्कुल, आपका आंसर आ रहा होगा क्या? फिजिकल एग्जामिनेशंस। फिजिकल एग्जामिनेशंस कैसे? जब हम पालपेट किए थे तो हमें कौन सा मास, कौन सी शेप्ड की मास हमें दिखाई दी थी? कौन सी शेप्ड की मास हमें महसूस हुई थी? बिल्कुल ऑलिव शेप्ड मास। तो एक फिजिकल एग्जामिनेशन में जब हम पाल्पेशंस कर रहे हैं तो पाल्पेशन में हमें ऑलिव शेप्ड मास फील हो रही है। बात करें अगर हम फिजिकल एग्जामिनेशंस में इंस्पेक्शन कर रहे हैं, तो फिजिकल एग्जामिनेशन में जब इंस्पेक्शन कर रहे हैं तो इस बीमारी के अंतर्गत विजिबल पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट दिखने को मिल रही है। तो क्या हम डायग्नोसिस के अंतर्गत पहला जो पॉइंट लिखने वाले हैं वो क्या है? फिजिकल एग्जामिनेशंस। तो यहां पर मैं मेंशन करना चाहूंगा डायग्नोसिस। डायग्नोसिस में पहला लिखेगा फिजिकल एग्जामिनेशंस। डायग्नोसिस में पहला लिखेगा फिजिकल एग्जामिनेशंस। सेकेंड जो लिखेंगे आप, जी बताइए, अगर मैं आपसे पूछना चाहूंगा इस बीमारी के लिए एक कंफर्मेटिव टेस्ट क्या हो सकती है? आप सभी साथी का आंसर आ रहा होगा कि सर ऐसी कोई जांच कीजिए, ऐसी कोई जांच कीजिए जो इस वाले कैनाल में हाइपरट्रॉफी हुआ था, इस वाले कैनाल में हाइपरट्रॉफी हुआ था वह हमें पता चल पाए। और यह पता जो है हमें, एक जांच है जिसका नाम है क्या? जी बताइए, अल्ट्रासोनोग्राफी। तो अल्ट्रासोनोग्राफी 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 के द्वारा इस बीमारी के बारे में हम कंफर्मेटिव पता कर सकते हैं।
तो यहां पर लिख लीजिएगा कंफर्मेटिव टेस्ट, कंफर्मेटिव टेस्ट। तो दो अपन डायग्नोसिस में दो पॉइंट याद रखना है। एक फिजिकल एग्जामिनेशन, फिजिकल एग्जामिनेशन में जब हम पाल्पेशन किए तो पाल्पेशन करने पर हमें कैसा महसूस हुआ, ऑलिव शेप्ड मास महसूस हुआ। सेकंड, जब हम फिजिकल एग्जामिनेशन में इंस्पेक्शन कर रहे हैं तो हमें यह पता चल पा रही है कि लेफ्ट टू राइट जो है विजिबल पेरिस्टालसिस मूवमेंट दिखने को मिल रही है। आगे बढ़ते गए, इस जांच के लिए कोई कंफर्मेटिव टेस्ट है जी। यह जांच जो है वह है अल्ट्रासोनोग्राफी। अल्ट्रासोनोग्राफी में हमें यह पता चल पाएगा यह हाइपरट्रॉफी हुई है और हाइपरट्रॉफी के कारण यह जो कैनाल नैरो हो गई है, यह हमें अल्ट्रासोनोग्राफी में इजीली पता चल पाएगा। तो अगला पोर्शन हम बढ़ते हैं डायग्नोसिस के बाद, जिसका नाम है क्या, मैनेजमेंट। तो कोई साथी हमें बता सकते हैं मैनेजमेंट में क्या इसके लिए कोई मेडिकल मैनेजमेंट रहने वाली है? जी नहीं, इसके लिए कोई मेडिकल मैनेजमेंट नहीं रहने वाली है। ऐसी कोई दवा नहीं होगी जो इस हाइपरट्रॉफी को कम कर सके। तो इसके लिए एक ही मैनेजमेंट बचती है, मेडिकल मैनेजमेंट अगर फेल हो रही है तो, और वह है सर्जिकल मैनेजमेंट। तो सर्जिकल मैनेजमेंट में हम क्या करने वाले हैं, तो वह सर्जिकल प्रोसीजर जो यह हाइपरट्रॉफी वाले जो रीजन था, हाइपरट्रॉफी क्यों हुआ था, कहां पे हुआ था, हाइपरट्रॉफी क्यों हुआ था इसका एग्जैक्ट हमें पता नहीं है, लेकिन कहां हुआ था तो बिल्कुल आपकी आंसर आ रही होगी। सर्कुलर मसल्स फाइबर है उसमें हाइपरट्रॉफी हुई थी और हाइपरट्रॉफी के कारण यह कैनाल जो है, पाइलर्स वाले कैनाल जो है वह क्या हो चुकी थी, नैरो हो चुकी है। अब हाइपरट्रॉफी जो सर्कुलर मसल्स है, अगर उसमें हम छिद्र कर दें तो क्या हमें इस बीमारी से निजात पा सकते हैं? बिल्कुल। अगर हम यहां पर नैरोइंग हो गई है, कैनाल नैरोइंग होने के कारण जो है यह जो है आगे रास्ता बंद हो चुकी है। अगर हम इस वाले कैनाल में अगर छिद्र कर दें तो हमें जो है जो खाना स्टमक में पहुंचा था वह स्मॉल इंटेस्टाइन में इजीली पहुंच सकता है। और उस सर्जिकल प्रोसीजर का नाम है पाइलोरोमायोटॉमी। मैं यहां पे मेंशन करना चाहूंगा पाइलोरोमायोटॉमी। ध्यान दीजिए यहां पर तीन शब्द है। पाइलोरो से मतलब है स्टमक की पाइलोरिक वाले रीजन। बात करें यहां पर मायो शब्द का मतलब है मसल्स। और लेकिन आपसे मैं स्पेसिफाई करके पूछूं इसमें जो मसल्स है वह कौन सी मसल्स, सर्कुलर मसल्स। और यहां पे टोमी है, इसका मतलब होता है ओपनिंग करना। तो यह जो हाइपरट्रॉफी के कारण जो, ध्यान दीजिए, हाइपरट्रॉफी के कारण जो नैरोइंग हो गई थी उसमें ओपनिंग कर दीजिए और उस सर्जिकल प्रोसीजर का नाम है पाइलोरोमायोटॉमी। सर इस सर्जिकल प्रोसीजर में सर्जिकल मैनेजमेंट अपन पढ़ रहे हैं। सर्जिकल मैनेजमेंट में क्या, पाइलोरोमायोटॉमी। तो इसमें क्या कर रहे हैं अपन, ओपनिंग बना रहे हैं। तो यहां पर लिख लीजिएगा पहले ओपनिंग क्रिएट इन पाइलोरिक पार्ट ऑफ स्टमक। क्या ओपनिंग हम बाहर से करेंगे? नहीं, या कैनाल के अंदर हम ओपनिंग कर रहे हैं जो हाइपरट्रॉफी के कारण से क्या हो चुकी थी, बंद हो चुकी थी। बात करें इस सर्जिकल प्रोसीजर का कोई दूसरा नाम है तो इसकी खोज जो है एक वैज्ञानिक किया था और उस वैज्ञानिक के नाम पर इस सर्जरी का दूसरा नाम है फ्रेडेट
फ्रेडेट राम स्टेट्स प्रोसीजर, प्लीज नोट डाउन कीजिएगा आप लोग। तो मुझे जहां तक पता है आप सभी को यहां तक कोई दिक्कतें नहीं आई होगी। बात करें मैनेजमेंट के अंतर्गत, पेशेंट जो है, पेशेंट को सर्जरी हुई है, पेशेंट गया सर्जरी के लिए ओटी गया था, और ओटी में गया तो जो भी प्रोसीजर होना था, प्रोसीजर क्या होना था, ओपनिंग कर दिया गया। कहाँ पे? पाइलोरिक जो मसल्स फाइबर, पाइलोरिक रीजन में जो मसल्स फाइबर नैरो हो गई थी, सॉरी हाइपरट्रॉफी हो गई थी, उसमें ओपनिंग कर दिया गया है। ओटी होने के बाद एज ए नर्सिंग ऑफिसर हमारी पोस्टिंग पोस्ट ऑपरेटिव रूम में है। तो वहां पर अगर आपकी पोस्टिंग है तो एज ए नर्सिंग ऑफिसर आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है? पेशेंट जो है वह पोस्ट ऑपरेटिव रूम में आ चुकी है, तो पोस्ट ऑपरेटिव मैनेजमेंट अपन देखने वाले हैं। तो यहां पर मैं लिखना चाहूंगा पोस्ट ऑपरेटिव मैनेजमेंट। पोस्ट ऑपरेटिव मैनेजमेंट। पेशेंट ओटी के लिए गया था तो ऑब्वियस बात है पेशेंट को कहीं ना कहीं वहां पर जनरल एनेस्थीसिया दिया गया होगा। जनरल एनेस्थीसिया देने से पेशेंट की जो मसल्स है, जनरलाइज मसल्स है, उसमें, जी बताइए क्या? हाँ बिल्कुल, पेशेंट की मसल्स जो है उसमें रिलैक्स दिखने को मिला होगा। मान के चलिए जनरल एनेस्थीसिया पड़ा होगा, हमारी रिस्पायरेटरी सिस्टम की डायाफ्राम भी एक मसल्स है, इंटरकोस्टल मसल्स है, इस प्रकार से हमारे शरीर में और सारे मसल्स है। मान के चलिए वह एनेस्थीसिया के कारण मसल्स रिलैक्सेंट हो गया होगा, मसल रिलैक्स हो गया होगा, और रिलैक्स होने के कारण पेशेंट सही से ब्रीदिंग ना कर पा रहा हो। तो पोस्ट ऑपरेटिव रूम में जैसे ही पेशेंट पहुंचा तो एज ए नर्सिंग ऑफिसर हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि पेशेंट की वाइटल स्टेटस को क्या करें? मॉनिटर करेंगे। तो पहला पॉइंट इसमें लिखिएगा, वाइटल मॉनिटर द वाइटल स्टेटस ऑफ पेशेंट। सेकंड, जब सर्जरी हुआ होगा, सर्जरी से पहले प्री ऑपरेटिव में अगर आप एज ए नर्सिंग ऑफिसर होंगे वहां पर देखे होंगे कि पेशेंट को जो है एनपीओ रखा गया होगा। अब बहुत सारे साथी को दिमाग में आ रहा होगा सर इसको एनपीओ क्यों रखा गया, नथिंग फॉर ऑरल क्यों रखा गया, पेशेंट को क्यों नहीं कुछ खिलाए पिलाए सर्जरी से पहले? तो ऑब्वियस बात है, पहले इसलिए नहीं खिलाएंगे क्योंकि अगर पेशेंट खाना खाकर जाएगा ओटी में, वहां पर एनेस्थीसिया दिया जाएगा, एनेस्थीसिया के कारण आपकी जो फूड कंटेंट होगी वह रिगर्जिटेट होकर हमारे फेफड़ों में पहुंच सकती है, मतलब एस्पायरेशन हो सकती है, और एस्पायरेशन होने के कारण हमें कॉम्प्लिकेशन बहुत सारे देखने को मिल सकती है। तो इसलिए पेशेंट को किसी प्रकार की खाना हम सर्जरी से पहले प्रोवाइड नहीं करवाएंगे, यानी कि पेशेंट को हम एनपीओ रखेंगे। पेशेंट गया, पेशेंट का ओटी हो गया, ओटी होने के बाद पेशेंट आया, पेशेंट ऐसा नहीं है कि ओटी हो गया और पोस्ट ऑपरेटिव रूम में आया और पोस्ट ऑपरेटिव रूम में आते ही उसको दाल चावल जो भी होता है खाने के लिए दे दिए। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। पेशेंट को जब तक हेल्थ केयर प्रोवाइडर यानी कि डॉक्टर के द्वारा ऑरली अलाउड ना किया जाए तब तक हमें पोस्ट ऑपरेटिव मैनेजमेंट में भी कुछ खाने पीने को नहीं देना है। कब तक नहीं देना है? जनरली दिखा गया है कि 4 से 6 आवर तक पेशेंट को जो है पोस्ट ऑपरेटिव के बाद भी एनपीओ ही रखते हैं। रीजन है कि उस समय अगर हम खिला दे, आते ही पोस्ट ऑपरेटिव रूम में ही खिला दे तो एनेस्थीसिया पड़ा था, हो सकता है मसल रिलैक्सेंट होगी, खाना खिलाए वह एस्पायरेशन हो सकता है। तो मैं आपको यहां पर बताना चाहूंगा, पेशेंट को ना पहले खिलाया ना बाद में खिलाया, तो क्या कहीं ना कहीं फ्लूइड का डिस्टरबेंस शरीर में दिखने को मिल सकती है? बिल्कुल मिल सकती है। अगर फ्लूइड का डिस्टरबेंस देखने को मिल सकती है, उस फ्लूइड को पूर्ति करने के लिए क्या हम बाहर से फ्लूइड देंगे? बिल्कुल।
तो यानी कि पेशेंट की हाइड्रेशन स्टेटस को क्या करेंगे, हाइड्रेशन स्टेटस को हमेशा मेंटेन करके रखेंगे। तो यहां पर लिखेंगे मेंटेन द हाइड्रेशन स्टेटस, सॉरी, मेंटेन द हाइड्रेशन स्टेटस ऑफ द पेशेंट। बिल्कुल समझ पा रहे होंगे। मैं आपसे पूछना चाहूंगा, क्या पोस्ट ऑपरेटिव रूम में पेशेंट आ गया, क्या पोस्ट ऑपरेटिव रूम में आने के तुरंत बाद क्या मैं उसको खाना दे दे? नहीं, खाना हम नहीं दे सकते हैं। तो सर कितने देर के बाद हम जनरली प्रोवाइड करवाएंगे? तो बिल्कुल 6 आवर के बाद ही, 6 आवर के बाद ही प्रोवाइड करवाएंगे। जनरली 6 से 12 आवर के बाद जो है पेशेंट को हम ऑरली अलॉट करते हैं। तो यहां पर लिखेगा प्रोवाइड ऑरल फीडिंग, प्रोवाइड ऑरल फीडिंग आफ्टर 6 to 12 hours, provide oral feeding after 6 to 12 hours of surgery। बात किया जाए, मान के चलिए डॉक्टर साहब ने हमें 6 घंटे के बाद बोला कि भैया पेशेंट को खिलाओ पिलाओ, ऑरली अलॉट कर चुका है। मान के चलिए वहां पर एज ए नर्सिंग ऑफिसर हमारी पोस्टिंग है, तो क्या पेशेंट को हम एक ही बार सॉलिड डाइट दे दें? नहीं, पेशेंट की जो शुरुआत करनी है डाइट ऑरली अलॉट करने के बाद, वो हमें क्लियर लिक्विड से स्टार्ट करनी है। क्लियर लिक्विड धीरे धीरे जो है फिर अपन उसको कन्वर्ट कर देंगे क्लियर लिक्विड से किसमें, सेमी सॉलिड में, और सॉलिड से सेमी सॉलिड से फिर धीरे धीरे सॉलिड में। अचानक से हमें सॉलिड डाइट नहीं देनी है। तो यहां पर लिखेगा स्टार्ट द ऑरल फीडिंग, स्टार्ट द ऑरल फीडिंग इनिशियली। जी बताइए इनिशियली क्या? बिल्कुल क्लियर लिक्विड डाइट, क्लियर लिक्विड डाइट। क्लियर लिक्विड डाइट के बाद हम क्या देंगे? बिल्कुल सेमी सॉलिड, सेमी सॉलिड डाइट। और सेमी सॉलिड के बाद जो है अपन धीरे धीरे नॉर्मल डाइट पे पेशेंट को क्या कर देंगे? शिफ्ट कर देंगे, नॉर्मल डाइट। तो मुझे आशा है यह बीमारी आपको बहुत अच्छे प्रकार से क्लियर हो गया होगा। यहां पर आते ही सबसे पहले मैंने हेडिंग मेंशन किया, और उस हेडिंग का मतलब उस हेडिंग में मेंशन था क्या? हाइपरट्रॉपिक पाइलोरिक स्टेनोसिस। यहां पर तीनों शब्द को अपन पहले जाने। हाइपरट्रॉपी का मतलब होता है इंक्रीज साइज ऑफ सेल्स। बात करें पाइलोरिक वाले शब्द का तात्पर्य यह है कि स्टमक की 4 पार्ट्स होती है। 4 पार्ट में जो हमें कार्डिक वाले पार्ट है उससे कोई मतलब नहीं है। बात करें फंडस वाले पार्ट है उससे भी हमें कोई मतलब नहीं है। बात करें बॉडी वाले पार्ट्स है उससे भी हमें कोई मतलब नहीं है। हमें मतलब है इस बीमारी के अंतर्गत तो कौन सी? पाइलोरिक वाले रीजन में। बात करें पाइलोरिक वाले रीजन हो या जीआईटी की पूरे सिस्टम हो, जीआईटी गट हो, वह कितने लेयरों से मिलकर बनी होती है? तो बिल्कुल आपका आंसर आ रहा होगा, जीआईटी सिस्टम में जो है टोटल 4 लेयर से मिलकर बनी होती है। और वह 4 लेयर का नाम है जी, सबसे अंदर की तरफ म्यूकोसा, इसके बाहर जाएंगे तो सब म्यूकोसा, इसके जस्ट बाहर मसल्स वाले लेयर, और सबसे बाहर सिरोसा वाले लेयर। ऑब्वियस बात है स्टमक की जो पाइलोरिक वाले पार्ट होगी, स्टमक की जो पाइलोरिक वाले पार्ट होगी, तो इस वाले रीजन में भी 4 लेयर होगी। अंदर की तरफ म्यूकोसा, उसके बाहर सब म्यूकोसा, फिर मस्कुलरिस एंड सबसे बाहर सिरोसा। बात करें मसल्स वाले, दिक्कत यहां पे कौन, पाइलोरिक वाले रीजन में दिक्कत कहां पे है? तो दिक्कत है मसल्स वाले लेयर में। बात करें मसल्स में भी अरेंजमेंट जो होती है मसल्स की, वह 3 टाइप से होती है। अंदर की तरफ से होती है वह ऑब्लिक शेप में होती है, ऑब्लिक तरह की होती है। बीच वाली होती है वह सर्कुलर टाइप में होती है, और बाहर की तरफ से होती है वह लॉन्गिट्यूडनल टाइप्स की होती है।
बात किया जाए क्या इसमें ऑब्लिक वाले में कोई दिक्कत है, बिल्कुल भी नहीं है। बात करें क्या लॉन्गिट्यूडनल में कोई दिक्कत है, बिल्कुल भी नहीं है। तो दिक्कत कहां पे है, तो दिक्कत है यह सर्कुलर मसल्स में, और इसी सर्कुलर मसल्स में क्या हो चुकी है, हाइपरट्रॉपी हो गई है। मान के चलिए हाइपरट्रॉपी हो गई सर्कुलर मसल्स में, तो अगला शब्द है क्या, एस्टेनोसिस। एस्टेनोसिस का मतलब होता है नैरोइंग ऑफ द कैनाल। तो ऑब्वियस बात है हाइपरट्रॉफी हो रही थी कहां पे, पाइलोरिक वाले रीजन में, तो नैरोइंग भी होगी कौन से रीजन में, पाइलोरिक वाले रीजन में। तो अगर तीनों शब्द को मिलाकर दिखा जाए तो इस बीमारी में जो है मसल्स फाइबर में हाइपरट्रॉफी होने के कारण पाइलोरिक वाले कैनाल जो है वह क्या हो चुकी है, नैरो हो चुकी है। समझ पा रहे होंगे। तो मैंने पहला पॉइंट लिखाया, इन दिस कंडीशंस बिल्कुल बताइए, हाइपरट्रॉफी ऑफ द सर्कुलर मसल्स फाइबर, हाइपरट्रॉफी ऑफ द सर्कुलर मसल्स फाइबर, हाइपरट्रॉफी होने के कारण ड्यू टू हाइपरट्रॉफी नैरोइंग अकर कहां पे, बिल्कुल पाइलोरिक रीजन में। सर क्या इसका कोई एग्जैक्ट कॉजेज है, बिल्कुल भी इसका कोई एग्जैक्ट कॉजेज नहीं है। अभी तक ऐसी रिसर्च में कोई इसकी एग्जैक्ट कॉजेज नहीं आई है। तो इसका जो कॉजेज रखेंगे वो क्या है, अननोन है। बात करें असेसमेंट फाइंडिंग की तरफ बढ़े अपन। अच्छा हाँ, इससे पहले यह बीमारी एक्वायर्ड है या कंजेनाइटल है, तो आपका आंसर आ रहा होगा एक्वायर्ड है। क्योंकि जब बच्चे जन्म लेता है तो जन्म के समय देखा गया है कि यह बीमारी जो है जनरली प्रेजेंट नहीं होता है, मतलब हाइपरट्रॉफिक पाइलोरिक एस्टेनोसिस की जो बीमारी है वह जन्म के समय प्रेजेंट नहीं होती है। लेकिन कुछ दिनों, कुछ सप्ताह, कुछ महीनों के बाद यह बीमारी देखने को मिलती है। तो क्या हम इस बीमारी को एक्वायर्ड कंडीशन की कैटेगरी में रखेंगे, बिल्कुल रखेंगे। बात करें असेसमेंट फाइंडिंग पाए, असेसमेंट फाइंडिंग में पहला लिखाया क्या, प्रोजेक्टाइल वोमिटिंग। प्रोजेक्टाइल वोमिटिंग क्यों हुआ, क्योंकि आप समझ पा रहे होंगे आगे रास्ता ब्लॉक हुआ था, हाइपर कॉन्ट्रैक्शन हुआ, हाइपर कॉन्ट्रैक्शन के कारण खाना आगे ना बढ़ के हुआ क्या हो गया, बाहर की तरफ निकल गया, और फोर्सफुली वोमिटिंग होना, दैट इज नॉन एज कौन सा वोमिटिंग, प्रोजेक्टाइल वोमिटिंग। अच्छा बताइए, वोमिटिंग होगा तो क्या कंडीशन डिहाइड्रेशन की होगी, बिल्कुल डिहाइड्रेशन की कंडीशन दिखने को मिलेगी। क्या इसमें इलेक्ट्रोलाइट डिस्टर्बेंस दिखने को मिलेगी, तो जी बिल्कुल इसमें इलेक्ट्रोलाइट डिस्टर्बेंस, मान के चलिए जो गैस्ट्रिक जूस के साथ जो भी इलेक्ट्रोलाइट्स निकला होगा, कहीं ना कहीं वह इलेक्ट्रोलाइट्स वोमिटिंग के द्वारा बाहर निकल गया, तो इसमें इलेक्ट्रोलाइट डिस्टर्बेंस दिखने को मिलेगी। स्पेसिफाई करवाना चाहूंगा कि इस कंडीशंस में हाइपोकैलेमिया होगा या हाइपरकैलेमिया। तो मैंने मेंशन किया था हाइपोकैलेमिया, क्योंकि जीआईटी सिस्टम की जितनी भी सिक्रीशंस है उसमें मैक्सिमम अमाउंट में जो इलेक्ट्रोलाइट्स होती है वह होती है क्या, पोटेशियम। मान के चलिए वोमिटिंग हुआ तो ऑब्वियस बात है गैस्ट्रिक जूस में जो पोटेशियम निकला होगा वह बाहर निकल गया, और बाहर निकल गया तो ऑब्वियस बात है आगे ना स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंचा होगा, ना उसका एब्जॉर्प्शन हुआ होगा, और एब्जॉर्प्शन नहीं हुआ होगा तो कहीं ना कहीं जो है ब्लड में पोटेशियम लेवल कम देखने को मिला, जिसको क्या बोल दिया, हाइपोकैलेमिया। इस कंडीशंस में जो है फिजिकल एग्जामिनेशन करते वक्त क्या ऑलिव शेप्ड मास दिखने को मिली थी, बिल्कुल ऑलिव शेप्ड मास दिखने को मिली थी। बात करें जब हम फिजिकल एग्जामिनेशन कर रहे हैं, और फिजिकल एग्जामिनेशन करते वक्त हमें इंस्पेक्शन जब किए तो विजिबल पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट देखने को मिली है। तो ये इसकी असेसमेंट फाइंडिंग थी। असेसमेंट फाइंडिंग के बाद आगे बढ़े, और आगे बढ़ने पर क्या, डायग्नोसिस में पहला फिजिकल एग्जामिनेशन, क्योंकि वहां पर देखे ऑलिव शेप्ड मास फील हो रही थी पाल्पेशन करने में, जब इंस्पेक्शन कर रहे थे तो विजिबल पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट लेफ्ट टू राइट दिख रही थी, तो कहीं ना कहीं जो है डायग्नोसिस में फिजिकल एग्जामिनेशन अपन दिखा। इसके बाद जो है इसकी कोई कंफर्मेटिव टेस्ट है इस बीमारी की, तो जी बिल्कुल, जिसका नाम है क्या, अल्ट्रासोनोग्राफी। अल्ट्रासोनोग्राफी से जो पाइलोरिक वाले रीजन में हाइपरट्रॉफी हुई थी वह हाइपरट्रॉफी का पता इजिली चल सकेगा। इसके बाद मैनेजमेंट की तरफ बढ़े। मैनेजमेंट में क्या इस बीमारी की कोई मेडिकल मैनेजमेंट है, तो बिल्कुल इसकी कोई मेडिकल मैनेजमेंट नहीं है। ऐसी कोई दवाई नहीं है जो हाइपरट्रॉफी सेल्स हुई थी उसको खत्म कर दे। तो इसकी कोई मेडिकल मैनेजमेंट नहीं है, तो फिर एक मेडिकल मैनेजमेंट फेल हो गई तो सर्जिकल मैनेजमेंट है। और सर्जिकल मैनेजमेंट जिसका नाम है पाइलोरोमायोटोमी। पाइलोरो का मतलब है पाइलोरिक वाले रीजन,
मायो का मतलब है मसल्स, चूंकि बीमारी कहाँ पे है, सर्कुलर मसल्स में। टॉमी का मतलब है ओपनिंग करना। तो यहाँ पे मैं ओपनिंग कर दे तो उस सर्जिकल प्रोसीजर का क्या नाम है, उस सर्जिकल प्रोसीजर का नाम है क्या, पाइलोरोमायोटॉमी। क्या इस पाइलोरोमायोटॉमी को किसी दूसरे नाम से भी जानते हैं? जी हाँ, एक वैज्ञानिक ने खोज किया था जिसका नाम था, जी बताइए, फ्रेडेट रामस्टेड प्रोसीजर। उस वैज्ञानिक के नाम पर इस सर्जरी का उस ये नाम या मतलब ये प्रोसीजर नाम रख दिया गया। तो सर्जिकल मैनेजमेंट हो चुकी है, पेशेंट सर्जरी होकर पोस्ट ऑपरेटिव रूम में आया, आप नर्सिंग ऑफिसर है, वहां पे आपकी पोस्टिंग है, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि पेशेंट की वाइटल स्टेटस मॉनिटर किया जाए, क्योंकि पेशेंट को जनरल एनेस्थीसिया लगा होगा, और जनरल एनेस्थीसिया लगने के कारण जनरलाइज्ड मसल्स रिलैक्स दिखने को मिला होगा। तो कहीं ना कहीं बताइए, क्या डायाफ्राम, क्या इंटरकोस्टल मसल्स भी रिलैक्स हुआ होगा कि नहीं हुआ होगा? बिल्कुल हुआ होगा। तो जब आप वाइटल मॉनिटरिंग करेंगे, वाइटल मॉनिटरिंग करने पर हो सकता है कि पेशेंट सही से ब्रीदिंग ना कर पा रहा हो, तो उस कंडीशंस में जब पेशेंट आए तो सबसे पहला रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि पेशेंट की वाइटल स्टेटस मॉनिटर करेंगे। इसके बाद पेशेंट को प्री ऑपरेटिव में भी और पोस्ट ऑपरेटिव के 6 से 12 घंटे तक आपने एनपीओ रखा था। तो क्या पेशेंट को कहीं ना कहीं फ्लूइड डिस्टर्बेंस दिखने को मिल सकती है? बिल्कुल। तो हाइड्रेशन स्टेटस हमेशा पेशेंट को मेंटेन करके रखेंगे। भैया अगर पानी की, मन के शरीर में अगर फ्लूइड की कमी हो गई हो तो फ्लूइड जो भी चाहिए वो पूर्ति करवा दिया जाएगा। बात करें, क्या पेशेंट आए और उसको हम तुरंत खाना पीना दे दे? बिल्कुल भी नहीं देना है। पेशेंट को जो है 6 से 12 आवर जनरली उसको एनपीओ रखा जाता है, क्योंकि जब तक गैग रिफ्लेक्स सही से नहीं आएगा तब तक पेशेंट को हम कुछ देने वाले, खाने के लिए नहीं देने वाले हैं। बात करें, क्या पेशेंट को अगर डॉक्टर साहब ने अलॉट कर दिया कि भैया खाना खिलाओ इनको, तो क्या हम डायरेक्ट उसको सॉलिड डाइट दे दे? बिल्कुल भी सॉलिड डाइट नहीं देनी है। सबसे पहले उसको क्लियर लिक्विड डाइट देनी है। क्लियर लिक्विड डाइट अगर सही से ले पा रहे हैं, इसके बाद धीरे धीरे बढ़ाते हुए सेमी सॉलिड एंड देन सॉलिड की तरफ, मतलब नॉर्मल फूड की तरफ बढ़ेंगे। तो आई होप यह बीमारी आपको बहुत अच्छे प्रकार से समझ में आया होगा। तो आज और अभी के लिए इतना ही। आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। अरे